बीए द्वितीय वर्ष की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय और कहा जाए तो कंपटीशन के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जो विषय है, तीसरी दुनिया में औद्योगिकरण की समस्याएं। सामाजिक तौर पर ये एक ज्वलंत मुद्दा भी हमारे लिए हो सकता है। आज हम उसी विषय पर आज अपना वक्तव्य देंगे और हम सभी उसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, शीर्षक को यदि आप देखेंगे तो तीसरी दुनिया और औद्योगिकरण की समस्याएं, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी होगा कि आखिर ये तीसरी दुनिया है क्या, तीसरी दुनिया क्या है और क्यों तीसरी दुनिया को औद्योगिकरण की समस्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा यही जानना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर ये तीसरी दुनिया क्या है। तो कई बार होता है कि कुछ दुनिया हमारे आस पड़ोस की होती हैं, तो उसे हम पहली दुनिया, दूसरी दुनिया या हमारी दुनिया मान लेते हैं। लेकिन जो हमारी दुनिया से अलग होता है, हमारी दुनिया से काफ़ी बाहर होता है, उसकी सारी शैली ही हमसे अलग होती है, तो हम उसको तीसरी दुनिया बोल देते हैं। अमूमन होता क्या है कि जो हमसे मेल नहीं खाता है तो लोग कह देते हैं ये लगता है किसी दूसरे ग्रह का है। जो हमसे कहीं ना कहीं हमसे समानता नहीं रखता है तो उसे हम दूसरे ग्रह का या तीसरी दुनिया का बोल देते हैं। दरअसल संसार में भी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कई सारी दुनिया बनाई गई है, जिसमें विशेष तौर पर पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया महत्वपूर्ण है, जिसमें जो लोग औद्योगिकरण की गतिविधियों से रूबरू हैं, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो उनका रहन सहन, पहनावा, वस्तुओं के उपभोग करने की क्षमता, उनकी रहन सहन की शैली और कहीं ना कहीं देश का विकास का पैमाना, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, ये सब कुछ थोड़ा सा उन्नत और बेहतर किस्म का होता है। लेकिन जहाँ पर औद्योगिकरण थोड़ा पिछड़ी हुई अवस्था में है, जहाँ पर खेती बाड़ी लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे तो नगर और गांव दोनों का विभेद किया जा सकता है। नगर में व्यापार और वाणिज्य की संबंधी गतिविधियाँ बेहतर होंगी, लेकिन आप गांव में पहुँचेंगे तो गांव में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़े हुए गतिविधियाँ, तो नगर वाले कह सकते हैं कि ये तीसरी दुनिया के लोग या पिछड़े लोग हैं। तो तीसरी दुनिया का तात्पर्य यहाँ पर यही है, ऐसी दुनिया जो विकासशील है, ऐसी दुनिया जहाँ पर औद्योगिकरण अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, या ऐसी दुनिया जहाँ पर खेती बाड़ी संबंधी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ औद्योगिकरण भी पहली अवस्था में होगा या प्रारंभिक अवस्था में होगा, या औद्योगिक पिछड़ापन होगा, खेती बाड़ी ज़्यादा होती होगी, औद्योगिक उत्पादन के तरीके भी प्राचीन होंगे, तो वहाँ तो औद्योगिकरण ही अपने आप में एक बड़ी समस्या हो जाएगी। उत्पादन करेंगे तो वो सुडौल किस्म का नहीं होगा, यानी बेहतर नहीं होगा, और साथ ही साथ वो खर्चीला और महंगा भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम उसका उपभोग करने में संकोच करेंगे यदि उसकी तुलना में कोई बेहतर वस्तु सस्ते कीमतों पर हमें मिल जाए तो इसीलिए क्या होता है कि विकासशील देशों में औद्योगिकरण के लिए तमाम समस्याएं होती हैं, जिसको हम एक एक करके आज यहाँ पर गिनवाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ भी जान लेते हैं कि औद्योगिकरण क्या होता है। तो औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीन आधारित उत्पादन, यानी यदि हम उत्पादन हाथ से करने की बजाय मशीन लगा देते हैं तो उत्पादन की क्षमता और दायरा दोनों बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जिसमें मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, ऐसे वस्तु निर्माण इकाइयों को हम उद्योग बोलते हैं। और जब यही उद्योग एक क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है, बड़े पैमाने पर लोगों का उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, तो ये जुड़ाव आधारित गतिविधियों के कारण इसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। इसका क्या महत्व है? अगर औद्योगिक उत्पादन हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है तो हमारे देश का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ जब फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, तो क्या इस देश की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? तो देश की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि औद्योगिकरण जो होता है वो देश के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है।
जितना औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा उतना उपभोग बढ़ेगा, उतने लोगों का रोजगार मिलेगा और उतने ही लोगों की शैली बदलेगी। धन का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण शैली भी बदलेगी, रहन सहन बदलेगा, खान पान बदलेगा, पहनावा बदलेगा और शिक्षा, मेडिकल इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत और संपन्न होंगी। तो इसी कड़ी में इसके महत्व के रूप में पहला जो महत्व है वो आर्थिक विकास होगा। और किसी भी देश का अगर विकास का अगर पैमाना देखा जाए तो आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। कोई देश तभी सशक्त होगा जब उसका आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। दूसरा, औद्योगिकरण होने से क्या होगा? राष्ट्र की समृद्धि होगी, राष्ट्र संपन्न होगा, लोगों के बीच जो बेरोजगारी है वो समाप्त होगी, रोजगार के क्षेत्र बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, बेहतर उत्पादन होगा, वस्तुओं की जो संरचना है, वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, वस्तुओं की जो बनावट है वो औद्योगिक उत्पादन के होने से बेहतर हो जाएंगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है रोजगार में व्यक्ति लगेगा तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़नी ही है। जीवन स्तर ऊंचा होगा, आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा उपभोग होगा तो आपकी जाहिर सी बात है कि जीवन स्तर में बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी रोजगार व्यक्ति को मिलता है तो उसके जीवन शैली में काफ़ी बदलाव होता है, रहन सहन के भी स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर तीसरी दुनिया में क्या औद्योगिकरण की कुछ समस्याएं हैं उसको अब हम देखेंगे, क्योंकि औद्योगिकरण के महत्व मैंने बहुत सारे गिनवाए और बिन औद्योगिकरण को मैंने ये भी कहा कि औद्योगिकरण जो होता है वो विकास से पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, यानी कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकास से। जितना औद्योगिकरण होगा उतने ही बड़े पैमाने पर विकास होगा। लेकिन आखिर जो तीसरी दुनिया यानी जिनका यहाँ पर औद्योगिकरण अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, क्यों है, क्यों वहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इन विकासशील देशों में, गरीब और पिछड़े देशों में हैं, जिसमें हमारा भी देश शामिल है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, एशिया के बहुत सारे देश, यदि जापान को छोड़ दिया जाए तो इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला तो ऊर्जा समस्या। कोई भी फैक्ट्री आप लगाएंगे तो उसको मशीनों को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो पहली बात तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि विकसित और विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर होता है ऊर्जा उपभोग। विकासशील देशों में ऊर्जा उत्पादन इकाई भी कम होती है, उपभोग भी कम होता है। और आप हम सभी इसी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप सभी देखते भी होंगे कि हमारे क्षेत्र में बिजली कितना मिलता है, और मिलता भी है तो हम कितना उपभोग करते हैं, कहाँ कहाँ उपभोग करते हैं। तो इसका जवाब आप शायद तलाशेंगे तो आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि ऊर्जा हमारे यहाँ एक समस्या के रूप में है। दूसरी बात, प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। फैक्ट्री लगा देंगे तो मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, और शायद प्रशिक्षण के लिए कोई निश्चित स्थान या कोई कोर्स न होने के कारण कर्मचारी भी प्रशिक्षित नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तीसरी दुनिया में यही होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है, मशीन एवं तकनीक आधारित समस्या। अगर आप फैक्ट्री लगाना भी चाहती हैं, देश लगाना भी चाहता है, तो मशीन कहाँ से आएंगी? उन मशीनों को बिठाने के लिए जो तकनीक है वो कौन लाएगा? क्या देश उसके लिए तैयार है कि वो मशीन बनाए और मशीनों का उत्पादन करे और ऐसी तकनीकों का समावेश अपने देश में करे? ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तीसरी दुनिया के लिए हमेशा चुनौती के रूप में उभरे हैं। चौथा है कच्चा माल। फैक्ट्री लगा लीजिए, उत्पादन के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी कच्चा माल चाहिए। वो कहाँ से आएगा? क्या सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं? अभी गोरखपुर की ये जो खाद कारखाना था, ये कुछ कच्चे माल की ही समस्या के कारण बंद हुआ था, और लगभग कितने अरसे तक बंद रहा ये किसी से छिपा नहीं है। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा पूंजी और कच्चे माल के अभाव में बंद हो गया। तो ये तीसरी दुनिया का ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। सबसे बड़ी चीज़ जो है पूंजी, क्योंकि गरीब देश में पूंजी ही सबसे बड़ा
चुनौती रहता है और पूंजी ही सबसे कम रहती है। अगर हम फैक्ट्रियों में पूंजी लगाएंगे तो बाकी चीज़ों का क्या होगा, खेती बाड़ी कैसे होगी, किसानों को खाद कैसे उपलब्ध होगा, या शिक्षा व्यवस्था को चलाना है तो स्कूल कैसे चलेंगे, लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं उनको पेमेंट कैसे दिया जाएगा। ये सब बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो तीसरी दुनिया के लिए हमेशा एक चुनौती के रूप में कार्य करती हैं। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि इसी कारण औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। उत्पादन लागत, फैक्ट्री आपने लगा लिया, उत्पादन जो हो रहा है उसका लागत ही इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो अन्य दुनिया के जितने भी देश हैं उनके उत्पादन लागत से कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो जब वस्तु आपकी महंगी होगी तो खरीदेगा कौन। इसीलिए आप देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं जो विदेशी प्रोडक्ट हैं, जिसमें विशेष तौर पर चीनी प्रोडक्ट जिस पर अब प्रतिबंध भी बराबर लगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के उत्पादन जितने भी लागत हैं उनसे कहीं ना कहीं कम होता है, तो वस्तु सस्ती मिलती है। और जब सस्ती मिलती है, देखने में अच्छी लगती है, गुणवत्ता थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सस्ता होने के कारण लोग जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा खरीदने पसंद करते हैं। तो जब उत्पादन लागत होगा तो वो विकसित देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं टिकेगा ही नहीं। तो जब टिकेगा नहीं तो वस्तु बिकेगी नहीं, तो फिर फैक्ट्री लगाई क्यों जाए जब वस्तु बिकेगी ही नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है, मांग में कमी। क्रय शक्ति हमारी इतनी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यहाँ पर आप कोई बड़ा उत्पादन किया हुआ वस्तु आप बेच दें। अगर हमारी क्रय शक्ति मोटरसाइकिल खरीदने की है तो यहाँ पर कार की फैक्ट्री लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जाहिर सी बात है कार की फैक्ट्री को डूबना ही पड़ेगा। और कार भी अगर बना रहे हैं तो सस्ती कीमतों वाला बनाएंगे। मर्सिडीज बेंज कार यहाँ पर बेच दे कोई, बिकेगा ही नहीं। तो ये बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए, हमारी क्रय शक्ति भी तो उस लेवल की होनी चाहिए ताकि हम वस्तुओं को खरीद सकें। इसलिए मांग में कमी भी औद्योगिकरण की समस्या के रूप में देखी जाती है, खासकर तीसरी दुनिया में। उद्योगों का स्थानीयकरण, अगर फैक्ट्री लगाएं तो कहाँ लगाएं, कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जो बेहतर होगा। और इसको मैंने बताया भी था अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांतों में कि फैक्ट्री कहाँ लगाई जानी चाहिए। तो फैक्ट्री लगाए जाने के लिए दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक कच्चे माल भी उपलब्ध होने चाहिए और दूसरी चीज़ बाजार भी होनी चाहिए। कहीं कच्चा माल मिल गया तो बाजार नहीं है, और बाजार मिल गया तो कच्चा माल नहीं है। अगर दोनों मिल गया तो मांग नहीं है, लोग खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो तीसरी दुनिया में देखने को मिलती हैं। वस्तुओं का रख रखाव, उत्पादित हुई वस्तुएं अगर उत्पादन कितना भी बेहतर हो जाए, उसका रख रखाव न हो बेहतर, वो नष्ट हो जाए तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान तो उसके रख रखाव संबंधी गतिविधियों में ही हो जाएगी। प्रादेशिक असंतुलन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ तालमेल नहीं है। कहीं से कच्चा माल मंगाना है, फैक्ट्री दूसरे क्षेत्र में लगी है, कच्चा माल को लोग आने नहीं दे रहे हैं, या राजनीतिक विवाद है, सीमा संबंधी विवाद है, या अन्य कोई भी जलवायु विवाद है, भौगोलिक विवाद है, या भौगोलिक असंतुलन है। पहाड़ से मैदान में ले आना है, मैदान से पहाड़ में माल ले जाना है, दोनों चीज़ें कठिन हैं। यातायात के साधनों का अभाव है, सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये भी एक असंतुलन में जोड़ा जाएगा और जोड़कर देखा जाएगा। अंतिम है बाजार। सब कुछ आप लगा लें, फैक्ट्री लगा लें, उसमें श्रमिक ला लें, माल भी बना लें, उत्पादन भी ठीक ठाक कर लें, रख रखाव भी ठीक ठाक कर लें, लेकिन उस उत्पादन का यदि बाजार तक पहुंचना कठिन है, या फिर बाजार है ही नहीं, जो है भी उसमें उस वस्तुओं की मांग ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उत्पादित वस्तु धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जो वस्तु हमारे खरीद से बाहर है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो जब उचित कीमत नहीं लगेगी तो फैक्ट्री को तो डूबना ही पड़ेगा। और तीसरी दुनिया में ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं उसके औद्योगिकरण की वृद्धि को प्रभावित करती हैं, और इसीलिए औद्योगिकरण में पिछड़ापन इस तीसरी दुनिया को विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी हुई अवस्था में धकेलने का कार्य करता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और साधारण विषय है जो कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे।
बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।